हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीनों ही आपको याद होगा कैसी क्वांटिटीज़ है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज़। और उसके लिए पहले तो हमने जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसके प्रोडक्ट की बात की। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप प्रोडक्ट कर रहे हो और रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर स्केलर मिल रही है दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप और रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर है दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है पूरा उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट की ही बात करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हमने बहुत सारी बातें की थी, जैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था। तो आपको याद होगा आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के करोगे तो आपका आंसर 1 मिलेगा। लेकिन अगर आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई होगा तो रिजल्टेंट आंसर विल बी 0। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी थी कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर प्रोडक्ट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा यू कैन फाइंड बाय दिस फॉर्मूला दैट इज ए डॉट बी बाय ए बी। ए डॉट बी करने के लिए भी आपको याद होगा कि दोनों के x कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस y कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस z कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन। और a मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था आपने, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही b का भी आप मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाल सकते हो। तो ये सारी फॉर्मूला के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारा आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले तो हमारी टेक्स्ट बुक में तो लास्ट में ही वर्क और एनर्जी के बारे में बताया है और उसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी बात करने ही वाले हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा ही आपको समझा देती हूँ कि वर्क और एनर्जी आपको आप कैसे डिफाइन करते हो। सपोज हम वर्क की बात करें तो आप अगर किसी भी चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज मेरे पास एक बॉक्स है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स लगा रहे हो और उसी दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है और उसी दौरान उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क को हमने कैसे डिफाइन किया है, दोनों का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया है और फोर्स जब लग रहा है तब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी दौरान, तो दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्रोडक्ट विल बी वर्क, नोन एज वर्क। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क जो है इसके हिसाब से अगर हम उसका यूनिट सोचे तो भी आप सोच सकते हो न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हो, या फिर साइंटिस्ट के नाम से उसका जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड जूल, उसको हम जूल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई वर्क की बातें और बहुत ही डिटेल है उसकी, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी। एनर्जी जो होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम जो वर्क करते हैं उसके लिए आपने कितने मतलब एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एनर्जी जो होती है, ऐसे ही हम वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो एनर्जी में भी हम पर्टिकुलर अभी जो बात करने वाले हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी अगर v है तो आप बोल सकते हो हाफ ऑफ मास करो और उसका प्रोडक्ट किसके साथ निकाला है हमने, उसकी वेलोसिटी का हमने स्क्वायर लिया है। तो ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, ये इसका एक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसको आप तभी डिफाइन करोगे जब कोई भी, अगर हम पार्टिकल की अभी बात करें या कोई भी बॉडी की बात करते हो, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है तो ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv², मतलब मास का हाफ किया है और उसको किसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का आप स्क्वायर निकालोगे और वैसे भी मैंने जो बोला आपको ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि कोई बॉडी है वो रेस्ट पर है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आप सोच सकते हो रेस्ट पर है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही मिलेगी। अब और एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, सपोज मैंने सोच लिया वन इज प्रोटॉन एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन।
अगर मेरे पास दो पार्टिकल है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अगर आपको पूछा गया है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? काइनेटिक एनर्जी की ये फॉर्मूला है, दैट इज K इक्वल्स 1/2 mv²। तो यहाँ पर जो हमने सोचा वो चीज़ देखो आप, 1/2 तो दोनों के लिए दैट इज नंबर, तो वो तो सेम ही है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम ही है। उसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? मास पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप कंपेयर करोगे, आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है? प्रोटॉन का। दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी थी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंपल ही चीज़ें अभी आपको बताई है, व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इक्वेशन के बारे में ही आपको बताया, डिटेल में और भी हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, वर्क को कैसे डिफाइन किया है कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उसके दौरान जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, दैट इज कॉल्ड वर्क। और काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स 1/2 mv²। किसी भी बॉडी का मास हाफ करो और उसका प्रोडक्ट निकालो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर मुझे जो प्रूव करना है दैट इज वर्क एनर्जी थियरम, मतलब मुझे वर्क और एनर्जी दोनों के बीच का एक रिलेशन यहाँ पर निकालना है। एनर्जी पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की ही बात करने वाले हैं, तो उसको हम वर्क एनर्जी थियरम बोलते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में। तो देखिए आपने जो है 3rd चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, 4th चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हो तो उसके लिए आपने उसके इक्वेशंस भी पढ़े हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ लीनियर मोशन की अगर बात करें या फिर 1 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तब हमने ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2as। ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब सपोज अभी हम सोचे कि इसको दोनों साइड से 1/2 m से आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2 m। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट मेरा जो इक्वेशन होगा ये होगा 1/2 mv² माइनस ये होगा 1/2 mu² इज इक्वल टू, इसको भी 1/2 m से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 2 × 2 कैंसल आउट, दैट रिजल्टेंट विल बी MAS। और आप न्यूटन्स का 3rd लॉ आपको पता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, m × a दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये हमारा आंसर कुछ ऐसा बन गया कि 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू आपका रिजल्ट मिल रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हमने पहले भी बताया है कि दैट इज कॉल्ड वर्क। और 1/2 mv² दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर u, दैट मीन्स ये इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर हम बात करते हैं वही सेम चीज़ बट इन 3 डायमेंशन मोशन, तो उसमें हम बात करें अगर तो हम लिख सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज v² माइनस v0² भी आप लिख सकते हो इनिशियल के लिए, इज इक्वल टू 2a.d। ये इक्वेशन भी आपको पता है, आपको ये चीज़ भी इसकी हेल्प से पता चल जाएगी कि ये दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? स्केलर, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट है। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी स्केलर क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम वे यहाँ पर दोनों ही साइड 1/2 m से आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 1/2 mv² माइनस 1/2 mv0², इसको भी आप 1/2 m से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा? 2 × 2 जो है कैंसल आउट, ma.d, m × a दैट इज कॉल्ड फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क।
तो देखो यहाँ पर हमें जो आंसर मिला है, आप यहाँ से सोच सकते हो, फिर से मैं एक बार बता दूँ, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कॉल्ड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और राइट हैंड साइड पर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क। तो यहाँ पर देखो के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसका मतलब ये हुआ हमने काइनेटिक एनर्जी जो है उसका डिफरेंस लिया है। डिफरेंस क्या है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के। तो ये जो हमें फाइनल हमारा आंसर मिला है दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी में जितना वो चेंज आएगा वो कितना होगा, आपने जितना उस पर वर्क किया है, वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल, उसके इक्विवेलेंट ही होगा, दोनों ही सेम ही होंगे। मतलब ये हुआ जितना आप वर्क करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सपोज 100 जूल, थोड़ी देर बाद उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सपोज हो गई 200 जूल, तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के। डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के फाइनल दैट इज 200 माइनस के इनिशियल दैट इज 100, तो आपका आंसर मिला 100 जूल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज कैसे हुआ? तो जितना आपने उस पर वर्क डन किया है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी चेंज होगी। तो आपने कितना वर्क किया है दैट इज 100 जूल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है सपोज 200 जूल है और फाइनल हो गई 100 जूल, है ना। तो ऐसा होने का रीज़न क्या होगा? तो आप सोच सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो ही ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेल्टा के करोगे, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल करोगे, आपका आंसर जो है दैट विल बी माइनस 100 जूल। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में आया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? आप सोचो, सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी दैट मीन्स उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप इतना वर्क डन करोगे दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब फिर से एक बार मैं बोल दूँ, जिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, अगर दोनों ही ऑपोजिट साइड हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किस पर वो डिपेंड करेगी कि आप कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, क्योंकि वर्क डन जो होगा वो उस पर ही डिपेंड करेगा। वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो दोनों मतलब एक ही साइड है, तो क्या हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अगर फोर्स मतलब आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स ऑपोजिट साइड से लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी वजह से ये चेंज है वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कैसे यहाँ पर प्रूव किया है। जितना वर्क डन होगा किसी भी पार्टिकल पर, उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। दोनों ही ऑलवेज इक्वल ही होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली बोला गया है कि किसी की काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की पहले 100 जूल थी, अब 200 जूल एनर्जी है, उसका मतलब वर्क डन विल बी 100 जूल। जितना डिफरेंस है उतना वर्क डन हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक समझना था और उसकी हेल्प से हमारी टेक्स्ट बुक में जो हमें एक इलस्ट्रेशन दिया है उसको अभी हम पढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा है। Yes, 6.2. It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of drop, but it
is otherwise determined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force and what is the work done by the unknown resistive force? देखो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है ये चीज़ पहले हम लिख लेते हैं. दैट इज मास ऑफ रेन ड्रॉप, दैट इज 1 ग्राम. 1 ग्राम को आप लिख सकते हो 10 to the power -3 किलोग्राम. नेक्स्ट इज कितनी हाइट से वो गिर रहा है, दैट इज 1 किलोमीटर, मतलब 10 to the power 3 मीटर. एंड और एक चीज़ दे रखी है दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी जो दे रखी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. इतनी चीज़ें हमें दे रखी है. अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. और रेजिस्टिव जो फोर्स है, देखो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स. दोनों ही चीज़ें आपको पूछी गई है. फर्स्ट थिंग, पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि यहाँ पर जो रेन ड्रॉप है तो रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ठीक है. तो इनिशियली जो होगा वो रेस्ट पर होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, और वो नीचे गिर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है. इतनी चीज़ें हमें पता है. तो यहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है. तो पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है दैट इज उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मैं लिख रही हूँ भी WG. तो आपको पता है वर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है. आपको पता है फोर्स जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स की फॉर्मूला न्यूटन के हिसाब से थी m इंटू ए. तो a इज एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो f है, ये f की जगह पर आप लिख सकते हो m इंटू जी. और डिस्टेंस कितना कवर किया, h हाइट जितना. अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रख दो. m मास इज 10 to the power -3, g की वैल्यू 10 है और हाइट है 10 to the power 3. तो ये मल्टीप्लीकेशन का आपका आंसर मिला दैट इज 10 जूल. तो यहाँ पर आप फर्स्ट आंसर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 10 जूल. ठीक है. अब देखो सेकंड जो हमें पता लगाना है दैट इज रेजिस्टिव फोर्स जो है उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ. तो आप सोच सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सेकंड थिंग रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है. तो रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज लगता है, ये हमें पता है. तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज W इक्वल्स डेल्टा के. W इज वर्क. तो वर्क जो होगा वो टोटल दो की वजह से होगा. वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड इज रेजिस्टिव फोर्स. तो हमें क्या करना है, पहले हम डेल्टा के फाइंड आउट कर देते हैं. तो नाउ डेल्टा के की पहले बात करें तो डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल. के फाइनल दैट इज 1/2 mv स्क्वायर और के इनिशियल दैट इज 1/2 m0 स्क्वायर. v0 स्क्वायर 1/2. मास इज गिवन एज 10 to the power -3 और वेलोसिटी इज 50 और उसका स्क्वायर है. माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो क्लाउड में स्टेडी होगा फिर नीचे गिरेगा, इसलिए वो हमने 0 ले लिए. तो देखो आप ये क्या होगा 2500 क्योंकि 2500 जो है इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2 और 10 की पावर क्या होगी -3. तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर है उसको आप डिवाइड करोगे तो 1.25 जूल आपका आंसर होगा. ओके. नाउ वी नो दैट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन राइट W इक्वल्स डेल्टा के. एंड W मतलब टोटल वर्क मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स डेल्टा के. देयरफॉर आप लिख सकते हो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स WR विल बी क्या होगा, डेल्टा के माइनस WG. डेल्टा के माइनस WG हो जाएगा. डेल्टा के दैट इज 1.25 माइनस WG दैट इज 10. तो ये आप जो है उसका माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा -8.75. माइनस
जो है उसका रीज़न क्या मिला, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, इसीलिए ये नेगेटिव साइन है। अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होती, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है और जो ड्रॉप है वो भी नीचे गिर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो आंसर आपका पॉजिटिव आया। लेकिन रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज क्या करती है, उसको जो वो नीचे गिर रहा और वो उसका अपोज कर रही है, अपोज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, लेकिन जो फोर्स लग रहे हैं रेजिस्टिव फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपको जो है वो दोनों चीज़ें कंपैरिजन करोगे तो समझ में आएगी कि कब आंसर पॉजिटिव मिलेगा और कब नेगेटिव मिलेगा। तो आज यहाँ तक ही बात करते हैं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क की बात करेंगे।